मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन ईयर में स्वागत करता हूं। आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी यूडीसी एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था और आज ये हमारी 39वीं कड़ी है। वहीं लगभग 10 मिनट की वीडियो और अंत तक देखने की गुजारिश, क्योंकि जब तक आप इसे अंत तक देखेंगे नहीं आप हमारे इस प्रोग्राम से आप लाभान्वित नहीं हो सकते। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आपने सारे प्रश्नों को बना लिया होगा, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या 241। देखिए, प्रश्न संख्या 241 कहता क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 241 कहता है, इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। चलिए, एक चीज़ मैं समझा दूं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, एक वर्ड आया है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क के बाद जब फॉर लगता है तो इसका मीनिंग जो होता है मांगना होता है। अब देखिए, आपने देख लिया होगा कि ये जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित है। और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने पहले आपको बताया है कि कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह का होता है। सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस आप ध्यान देंगे कि यदि इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 दिया हुआ रहे तो इस स्थिति में जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो है V1 का इस्तेमाल होता है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, अगर इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 रहे तो दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ना उसमें ध्यान देंगे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो है कोई पास्ट मॉडल रहेगा, पास्ट मॉडल के बाद V1 का इस्तेमाल होगा। अब पास्ट मॉडल का मतलब क्या होगा भाई, तो कैन नहीं होगा, कुड होगा, मे नहीं होगा, माइट होगा, सेल नहीं होगा, शुड होगा। ये सारी बातें आपको समझना। तीसरा कंडीशन है कि अगर इफ़ है तो इफ़ के शुड है, बिल नहीं होगा तो क्या होगा, ये वुड हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इफ़ है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट रहे और सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 रहे तो दूसरा जो सेंटेंस होगा ना बाबू, वो ध्यान देना है, उसमें जो सब्जेक्ट तो होगा ही, पास्ट मॉडल भी होगा, पास्ट मॉडल होगा और पास्ट मॉडल के बाद हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। पास्ट मॉडल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। यहाँ पर इफ है, सब्जेक्ट का भी इसने इस्तेमाल किया, आई है और आई के बाद देखिएगा ये हैड लिखा है। हैड जो है V2 है, हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। तो इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई इड लिखा है, तो देखिएगा आई इड को जो डिटेल फॉर्म इसका क्या होता है, आई वुड होता है। तो देखिएगा जब यहाँ सब्जेक्ट के बाद V2 है तो यानी कंडीशन क्या होगा, सेकेंड नंबर वाला होगा। सब्जेक्ट के बाद V2 है और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, आई वुड गिव सम मनी, है ना, टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर V2 लिखा है तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ गिव लिखा है तो गिव के साथ टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। और यहाँ आस्क के बाद यदि फॉर लिखा है तो इसका अर्थ जो है मांगना होता है। तो प्रश्न संख्या 241 का जो आंसर होगा ना, वो आंसर किस में होगा, वो आंसर जो है डी सेक्शन में होगा, क्योंकि पूरा प्रश्न ही सही है, इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 241 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 242 की ओर। प्रश्न संख्या 242 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो एफर्ट्स एट ऑल। देखिए, इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस समझाता हूँ, है ना। सबसे पहला चीज़ आप जानेंगे कि ये जो वर्ड है हार्डली, हार्डली जो है नेगेटिव वर्ड है। हार्डली के बाद कभी भी जो है नो का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं हार्डली का हिंदी होता है क्या, HARDLY। हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। जैसे मैंने बोला कि वह यहाँ नहीं के बराबर आती है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी हार्डली कम्स हेयर, सी हार्डली कम्स हेयर, ये इसका इंग्लिश होगा। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़, एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझने। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव नो मनी
नो मनी एट ऑल। ये मैंने लिखा, यहाँ मैंने फुल स्टॉप दिया। अब समझना है क्या कि देखिए इस सेंटेंस को आप दूसरा तरह से आप कैसे लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को यदि हम दूसरा ढंग से लिखेंगे तो लिखाएगा आई हैव हार्डली, HARDLY, हार्डली एनी मनी, हार्डली एनी मनी। आपने देखा यहाँ हार्डली के साथ जब मैंने एनी लगाया तो एट ऑल भी हट गया और ये नो भी हट गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी समझना है। कहता है द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो एफर्ट्स एट ऑल। पहला ट्रिक इसका है कि सबसे पहले यदि आप हार्डली को हटा देते हैं तब भी सेंटेंस सही हो जाता है, विथ नो एफर्ट्स एट ऑल होगा। लेकिन यदि आप हार्डली को रखना चाहते हैं तो हार्डली को यदि रखना चाहते हैं तो ये नो हटेगा। हार्डली के बाद क्या लिखाएगा, ध्यान देंगे, हार्डली HARDLY है ना, हार्डली के बाद हो जाएगा हार्डली एनी एफर्ट्स, हार्डली एनी एफर्ट्स होगा और एट ऑल भी हट जाएगा। तो प्रश्न संख्या 242 में थोड़ा सा पेचीदा था, ज़्यादा पेचीदा नहीं, लेकिन मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डली के बाद कभी नो का प्रयोग नहीं होता है। सबसे आसान ट्रिक है कि हार्डली को ही हटा दीजिए तब भी बात सही। और यदि नो अगर हार्डली के बाद अगर आप चाहें तो नो के स्थान पर, क्योंकि नो के बाद एनी का प्रयोग होता है, इसमें नॉट छिपा हो, तो यहाँ पर एनी आप लगा सकते हैं। और जब एनी यहाँ हार्डली के बाद एनी लगाएंगे तो यहाँ एट ऑल भी हट जाएगा। यानी हर हालत में अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 242 का जो आंसर है वो सी ही होगा। तो चलिए मैं अब बढ़ रहा हूँ आगे प्रश्न संख्या 243 की ओर। प्रश्न संख्या 243 क्या कहता है, अनटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले देखेंगे, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ UNTIL। अनटिल का मतलब होता है क्या, सबसे पहले जानेंगे। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। और दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो उसमें तब तक लिखा हुआ रहेगा। एक चीज़ हो गया, दूसरा सेंटेंस देखेंगे एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक। एज लॉन्ग एज का होता है जब तक। अब लिखा है अनटिल द वर्ल्ड लास्ट, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया नहीं रहेगी, द अर्थ विल गो राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। देखिए सेंटेंस आपको सही लग रहा है क्या, यहाँ पर अनटिल होना चाहिए, मेरे समझ से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ अनटिल के स्थान पर यदि आप लिख देते हैं एज लॉन्ग एज, तब समझिए कि सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एज लॉन्ग एज लिखेंगे तब हो जाएगा कि एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, जब तक दुनिया रहेगी, द अर्थ विल गो राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो प्रश्न संख्या 243 आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 243 बहुत ही आसान प्रश्न था और ये भी कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित है। सिर्फ ध्यान देना है अनटिल एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 243 बहुत ही, हाँ एक चीज़ मैं और बताना मैं भूल गया, प्रश्न संख्या 242 में देखेंगे सिर्फ हार्डली ही ऐसे शब्द नहीं है, हार्डली के साथ साथ बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। उसमें मैं वर्ड को मैं बता दूं, पहला जो वर्ड था HARDLY, हार्डली तो है ही। हार्डली के बाद ध्यान देंगे स्कार्सली, SCARCELY, स्कार्सली के बाद याद रखेंगे रेयरली, रेयरली के बाद याद रखेंगे सेल्डम, है ना। ये सभी के सभी शब्द जो हैं निगेटिव वर्ड हैं, इसके साथ कभी भी इन सारे शब्दों के बाद नो का इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 242 तो आप पहले से ही समझ गए थे, 2-3 पॉइंट थोड़ा सा और नोट कर लेंगे। तो आप प्रश्न संख्या 243 आपको समझ में आ गया है ना। यहाँ पर अनटिल का इस्तेमाल नहीं होगा, अनटिल के स्थान पर एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 244। प्रश्न संख्या 244 क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। कहता है आई गो टू द टेम्पल एज ऑफ्टन एज आई फाइंड टाइम। समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको समझना है। कुछ ऐसे जगह हैं जो सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, उसमें एक शब्द है टेम्पल, टेम्पल के बाद याद रख लें स्कूल, स्कूल के बाद याद रख लें कॉलेज, कॉलेज के बाद याद कर लें आप स्कूल कॉलेज चर्च हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यदि इन सारे शब्दों का प्रयोग इसी के नैतिक उद्देश्य से किया गया हो तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए टेम्पल है तो टेम्पल का उद्देश्य, टेम्पल में दो ही व्यक्ति जाता है, या तो पूजा करने जाएगा
या तो पूजा करवाने जाएगा, या तो पंडित जी जाएगा या तो पूजा जो पूजा करने वाला है वो जाता है। ये दो चीज़ के लिए स्कूल बना है, मास्टर के जाने के लिए, विद्यार्थियों को जाने के लिए, है ना। तो स्कूल का जो नैतिक उद्देश्य है पढ़ना और पढ़ाना, अगर इस उद्देश्य से जाते हैं, मंदिर का उद्देश्य पूजा करना या पूजा करवाना, अगर इस उद्देश्य से अगर जा रहा है और उस तरह का व्यक्ति जा रहा है तो उस स्थिति में उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, अगर मैंने लिखा आई गो टू टेम्पल, तो इसका मतलब होता है मैं मंदिर जाता हूँ। किस लिए? तो पूजा करने के लिए या पूजा करवाने के लिए। यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ कि आई गो टू टेम्पल टू मीट माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या हुआ है, यहाँ लिखा कि मैं जा रहा हूँ, टेम्पल भी जा रहा हूँ, लेकिन किससे मिलने जा रहा हूँ? गर्लफ्रेंड से मिलने जा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, टेम्पल जो है गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नहीं बना है, ये नैतिक उद्देश्य से भटक रहा है यहाँ पे। तो इस स्थिति में टेम्पल के पहले जो है द का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। तो यदि देखिए लड़की से मिलने के लिए गया तो देखिए यहाँ पर द लगा है टेम्पल के पहले, तो बस वही चीज़ याद रखना है। स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं तो नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप स्कूल में अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं, उस स्थिति में बोलना होगा कि आई गो टू द स्कूल डेली टू मीट माई ब्रदर। तो देखिए यहाँ स्कूल के पहले द लग गया। तो इन सारे शब्दों के पहले द का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। अगर नैतिक उद्देश्य से किया गया हो तो नहीं होगा, और यदि नैतिक उद्देश्य से नहीं किया गया हो तो इन चार शब्दों के पहले द का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ लिखा आई गो टू द टेम्पल एज ऑफ्टन एज आई फाइंड टाइम। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं मंदिर जाता हूँ, माने पूजा करने के उद्देश्य से जाता है। यहाँ पर जो है द का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ होगा आई गो टू टेम्पल एज ऑफ्टन एज आई फाइंड टाइम। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो प्रश्न संख्या 244 का जो आंसर होगा वो ए सेक्शन में होगा। यहाँ पर टेम्पल के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 245। प्रश्न संख्या, वो भी आज का आखिरी प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 245 कहता है ए फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब विद ओनली इक्विपमेंट दैट फेल टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। देखिएगा यहाँ एक वर्ड आया है स्काई लैब। स्काई लैब एक इन्वेंशन है जो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। एक इन्वेंशन है और मैंने बताया था कि इन्वेंशन के नाम के पहले जो है द का इस्तेमाल होता है, और इसने जो है द का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यहाँ पर गलत हो रहा है। यहाँ पर ये स्काई लैब के पहले जो है द का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो प्रश्न संख्या 245 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। समझ आ रही बात, है ना। और इसका मतलब मैं आप समझा दूं आपको, ए फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब विद ओनली इक्विपमेंट दैट फेल टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। इसका मतलब हुआ कि स्काई लैब के कुछ टाइल्स ही ऐसे थे जो बाहरी अंतरिक्ष में सही से कार्य करने में असफल रहे। इस सेंटेंस का मैंने आपको हिंदी समझा दिया ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा और बाकी चीज़ सब सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आज की कड़ी को विराम देने से पहले मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप हमारे इस प्रोग्राम को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो करें, और यदि आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि हमारी जो ये मुहिम है ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचने की, ज़्यादा विद्यार्थियों तक अपने प्रोग्राम को पहुंचाने की, वो हो सके। इन्हीं बातों के साथ आज की कड़ी को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।